हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ओके, सो सब्जेक्ट से पहले रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट एक मटेरियल है जिससे हम अपने स्ट्रक्चर के और मेंबर्स के डिजाइन करें। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं इस मटेरियल के बारे में। मटेरियल के बारे में समझने से पहले समझिए इसकी नीड क्या आई है, हमें क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो इसकी जरूरत हमें पड़ी क्योंकि हमें स्टोन जैसा कोई हार्ड मटेरियल चाहिए था जिसे हम साइट पर बना पाए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी कि हमारे पास मटेरियल तो था, स्टोन बहुत हार्ड मटेरियल था जिससे हमारे बहुत ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, बट उनका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत मुश्किल था। और दूसरा, स्टोन को कट करके एक डेफिनेट साइज में रिफॉर्म करना ये भी एक बहुत मुश्किल टास्क था। सो इस वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हम ऐसा मटेरियल जो साइड पर बना पाए और वो स्टोन की तरह हार्ड हो। ओके, यहाँ से आया हमारे पास कंक्रीट। ओके, हम ब्रेक करके पढ़ते हैं। पहले हम कंक्रीट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसे रेनफोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम उसके बाद अपनी डिजाइन फिलॉसफी में आएंगे। ओके, सो पहले आप समझिए कंक्रीट क्या है। ठीक है, आप एक पत्थर लो, उसको हैमर से तोड़ दो, है ना। वो पत्थर किन किन पार्ट्स में ब्रेक होगा। इसमें कुछ हमारे पास बड़े पार्ट किन होंगे जिन्हें हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। कुछ छोटे पार्ट के होंगे जिन्हें हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट। तो बिकॉज हमें स्टोन की तरह का ये स्ट्रक्चर मटेरियल चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने कुछ कोर्स एग्रीगेट्स को इकट्ठा किया, हमने कुछ फाइन एग्रीगेट्स को इकट्ठा किया और इनको आपस में बाइंड कर दिया। अब कैसे बाइंड करोगे, तो हमें कोई बाइंडिंग मटेरियल चाहिए था, तो हमने यूज किया सीमेंट। अब तीनों को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में विद वाटर, है ना। अब सीमेंट को हार्ड होने के लिए सबको पता है वाटर की जरूरत पड़ती है। पहले हम वाटर के साथ मिला के पेस्ट बना के कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के साथ मिला देते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिर उसे हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं और हमें मिल जाता है हमारा कंक्रीट। ओके, सो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हो गए हमारे पास कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट। ठीक, अगर आपको लिखना हो तो इसे कैसे लिखेंगे। अब बिकॉज देखिए, कोई ये मिलकर बना है और जब भी कोई मटेरियल हम कई दूसरे मटेरियल से मिलाकर बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। तो जो हमारा कंक्रीट है वो कंपोजिट मटेरियल है जिसे हम कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट, सीमेंट जब पेस्ट बनाओगे तो यहाँ पर अपने आप वाटर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, वाटर की। ओके, सो कंक्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड फ्लूइड सीमेंट, जिसे हम सीमेंट पेस्ट भी कहते हैं, और जो हार्ड होके क्या बन जाता है, कंक्रीट। ओके, सो अभी हमने बेसिकली पढ़ा सिर्फ कंक्रीट कैसे बनता है, उसकी जरूरत क्यों जरूरत थी हमें, क्योंकि हमें हार्ड मटेरियल चाहिए था, स्टोन की तरह हमें ट्रांसपोर्ट करना नहीं था, उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा मटेरियल बना लें जो हमें साइड पे ही बन जाए, अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से स्ट्रेंथ आ जाए उसमें। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो जैसे स्टोन बनता है हमने उल्टा काम किया, हमने उसे ब्रेक किया, हमने देखा क्या क्या है इसमें। तो उसमें कुछ बड़े पार्टिकल से जिन्हें हमने नेम दे दिया कोर्स एग्रीगेट, कुछ छोटे पार्टिकल से जिन्हें हमने नेम दे दिया फाइन एग्रीगेट, और इनको बाइंड करने के लिए हमें कोई मटेरियल चाहिए था, तो हमने सीमेंट को उठा लिया, सीमेंट को मिलाया। इसमें सीमेंट की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर होगी तो हम इसमें इग्नोर करते हैं। सीमेंट का काम है सिर्फ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को आपस में जोड़ना। ओके, अब कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा एग्रीगेट आपका कोर्स एग्रीगेट है, कौन सा एग्रीगेट आपका फाइन एग्रीगेट है। तो ये होती है आपकी 4.75 mm की सीव। ओके, जो इस सीव में रिटेन कर जाए वो आपका कोर्स एग्रीगेट है, और जो आपका पास कर जाए वो आपका फाइन एग्रीगेट है। तो ऐसे हमारा कंक्रीट तैयार। ओके, अब कंक्रीट के हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि अब अगर हमने कोई नया मटेरियल बनाया है
तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से हमने पुराने मटेरियल छोड़ के कंक्रीट से स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए, है ना। तो हम कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज देखते हैं कंक्रीट की। ओके, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज देखने से पहले, जब भी आपको कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई नया मटेरियल आता है तो उसका हमारे पास एक कोड अवेलेबल होता है बिल्डिंग कोड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरसीसी के लिए आपके पास कोड है ना, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमें यहाँ से मिलेंगे कोड से। तो आरसीसी के लिए कोड अवेलेबल है, वो है IS 456 2000, है ना। 2000 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिवीजन हुआ था इसका, और 456 बहुत सारे कोड्स हैं हमारे, बिल्डिंग कोड्स बहुत सारे हैं, तो ये 456 आई गेस नंबर आया होगा उस टाइम पे, जो बुकलेट का नंबर है। सो कोड है हमारे पास आरसीसी का IS 456 2000। ओके, चलिए फटाफट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में आते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ चाहिए होती है किसी भी मटेरियल की हमारे जितने भी लोड हैं वो कैरी करने के लिए। तो सबसे पहले आती है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बहुत स्लोली, बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए अब क्या है, हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की, इसको टेस्ट करते हैं कंप्रेशन टेस्ट से। कंप्रेशन टेस्ट, हमने एक क्यूब बनाया, ये 150 mm का 150 mm का एक क्यूब बनाया और उसमें कंप्रेसिव लोड लगाया। ओके, अब कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद एक हम ये लोड लगाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्यूब ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अब हमने ऐसे ही कई सारे क्यूब बनाए, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल हमने ये 20 क्यूब्स बनाए और हमने उसे चेक करना है, ठीक है। देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, आप ऐसे अगर बुक्स में पढ़ोगे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो समझने में, है ना। आप बस ध्यान देते रहिए, बहुत आसान है। 20 क्यूब्स हमने बनाए और चेक किया, हमने लोड लगाते गए और एक पर्टिकुलर लोड के बाद ये ब्रेक होगा। अब हम कितना भी, क्योंकि ये सारा काम तो मैनुअली करना है ना, मैन मेड मटेरियल है कंक्रीट, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्यूब्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी एयर वाइट्स आ जाते हैं बीच में, कभी कभी मिक्सिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये जो क्यूब्स हैं इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी अलग अलग आती है ना। तो 20 क्यूब्स के हमने चेक की, एक की स्ट्रेंथ सपोज है 20.01, है ना, दूसरे की 20.03, तीसरे की 20.09, इसी तरह 20.97, है ना, एक की स्ट्रेंथ आ गई 19.98। इस तरीके से स्ट्रेंथ है। लास्ट वाले क्या है 20.35, कुछ भी स्ट्रेंथ मान लीजिए, ये पर्टिकुलर वैल्यूज है स्ट्रेंथ की। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये बोलती है, डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, कि आप वो वैल्यू सिलेक्ट करिए, है ना, जिससे कम सिर्फ 5% वैल्यूज हो, है ना। मैं और आपको आसानी से समझाता हूँ। सपोज आपने 100 टेस्ट किए, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये बोल रही है कि आप सिर्फ वो वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो जिसके नीचे बिलो विच ओनली 5% रिजल्ट्स हो, है ना। मतलब कि 95 वैल्यूज आपकी ऐसी हो जो उस पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर हो। सपोज अगर आप कह रहे हो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 20, है ना, तो इसका मतलब
डेफिनेशन के हिसाब से अगर आपने 100 टेस्ट किए हैं तो उसमें 95 टेस्ट में वैल्यू 20 से ऊपर आई है। क्लियर है? सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू है बिलो विच ओनली 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मैं फिर से बोल देता हूं, बिलो विच ओनली 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब कि आपने अगर 100 टेस्ट किए तो 95 टाइम्स आपकी वैल्यू 20 या 20 से ज्यादा ही है, सिर्फ 5 टाइम्स आपकी वैल्यू 20 से कम है, तब आप इसे बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। अब ये टेस्ट कितने दिनों के बाद होता है? ये टेस्ट का जो ड्यूरेशन है आफ्टर 28 डेज ऑफ ड्राइंग, आफ्टर 28 डेज ऑफ ड्राइंग। देखो कंक्रीट को आपने सीमेंट पेस्ट के साथ मिक्स किया है ना, तो जब तक वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा तब तक तो आपको पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं। तो हम ये एज्यूम करते हैं जो कंप्लीट स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की वो आफ्टर 28 डेज आती है। पहले 7 डेज होता है ना, जिसमें इनिशियल स्टेज आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके बाद आपकी 28 डेज में ऑलमोस्ट, है ना, पूरी तरीके से तो नहीं, उसमें कई साल लगते हैं, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ जो आपकी कंक्रीट की है वो आ जाती है आफ्टर 28 डेज ऑफ ड्राइंग। तो 28 डेज बाद हम टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट होता है? टेस्ट का नाम है कंप्रेशन टेस्ट, और उस टेस्ट में आपकी अगर सिर्फ 5% वैल्यूज एक पर्टिकुलर वैल्यूज से कम आ रही हैं, तो जिस भी वैल्यू से वो वैल्यूज कम है उसे हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सो फॉर दैट केस सिर्फ एक वैल्यू है 20 में, है ना, मींस ये 95% होता है, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 20, है ना। अब आप ये लोड लगा रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया में, जब भी हम पर्टिकुलर एरिया में कोई लोड लगाते हैं, है ना, तो उसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। लेकिन ये मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए इसे हम बोल देते हैं स्ट्रेस। सो फिर से डिफाइन करता हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, वो स्ट्रेस बिलो विच ओनली 5% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल आफ्टर 28 डेज ऑफ ड्राइंग, 28 डेज ऑफ ड्राइंग ऑफ अ कंक्रीट ब्लॉक ऑफ साइज 150 mm by 150 mm by 150। ऑलराइट, आई गेस आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एफसीके से और सिग्मा सीके से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एफसीके और सिग्मा सीके। जिसको भी कुछ भी लिखना है वीडियो पॉज करके आप लिख दीजिए। ओके, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो मैं लिख देता हूं यहां पर। Characteristic strength is the value of stress on concrete block of size 150 mm by 150 mm by 150 mm stress on concrete block of size below which not more than 5% results are expected to fall. Okay, denoted by FCK or sigma CK, and the unit is न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। इसी को हम बोलते हैं मेगा पास्कल, है ना, और पास्कल आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा जब प्रेशर पढ़ रहे थे। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जिसको डेफिनेशन लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वो लिख लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट इज
ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, देखिए कौन कौन सी ग्रेड्स यूज करते हैं। देखो कंक्रीट में हमारे कोर्स एग्रीगेट थे, फाइन एग्रीगेट था और सीमेंट था, ठीक है, एंड वाटर था, ये था। इनको हम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, है ना। तो जो कंक्रीट का ग्रेड है, अब ये मिक्स, अगर ये प्रोपोर्शन आप चेंज कर दोगे तो आपको डिफरेंट ग्रेड मिल जाएगा, मतलब डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। जैसा मिक्स का जो प्रोपोर्शन है, सपोज इसका कुछ अमाउंट है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, इसका अलग है, जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट कंक्रीट मिलता जाएगा। अब डिफरेंट कंक्रीट का मतलब क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। जैसे ही आपने प्रोपोर्शन चेंज किया, कंक्रीट ब्लॉक चेंज हुआ, कंक्रीट ब्लॉक का टेस्ट किया, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यूज है वो चेंज हुई, है ना। तो दो चीजें, एक तो मिक्स है, दूसरा स्ट्रेंथ है। तो जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखते हैं उनमें हमारी यही दोनों चीजें होती है ना। इसको डिनोट करते हैं एम फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। यहाँ पर जो एम है, एम स्टैंड फॉर मिक्स, क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को, इनको डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। तो इसके हम एक टेबल बना देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ओके, यहाँ पे ग्रेड, यहाँ पर टाइप से पहला है हाई स्ट्रेंथ, देन मीडियम स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेंथ। सो M60 एंड above, और ये होता है जो आपका एवरेज ग्रेड होता है, ये फॉल करता है M25 टू M55, और जो नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो फॉल करता है आपका M10 टू M20। ओके, जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो है M60 एंड एबव, मतलब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी सिग्मा सीके और एफ सीके, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या होगी 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एबव। ओके, या तो 60 होगा या 60 से ज्यादा होगा, तब आप उसे बोल सकते हो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। देन मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट जब आपका 25 टू 55 के बीच में होगा, और लो स्ट्रेंथ कंक्रीट जब आपका M10 से M20, मतलब 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, इसको लिखना है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसे। अगर कोई किसी को कुछ समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज देखिए हम सिर्फ मिक्स करके डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट बना रहे हैं, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए, है ना। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एंड फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर एम क्या है, एम आपका रिप्रेजेंट करता है मिक्स को, है ना, मतलब किस प्रोपोर्शन में आपने मिक्स किया है अपने इंग्रेडिएंट्स को, है ना। तो जो सबसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो फॉल करती है M60 से और M60 से अबव ग्रेड। यहाँ पर M क्या है मिक्स, 60 क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो अभी पढ़ चुके हैं। देन जो आपकी मीडियम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो फॉल करती है M25 से M55, यानी 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, देन जो लो और एवरेज या नॉर्मल स्ट्रेंथ बोलते हैं जिसे हम, वो फॉल करती है आपकी M10 टू M20, ठीक है। ये 5 में मूव करता है ना, अगर किसी को समझ नहीं आया हो अभी तक तो ये होगा M10, M15 एंड M20। सिमिलरली 25, 30, 35, 40, 45 5 में मूव करता है ना। सो नॉर्मल का जो नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में जो कंक्रीट है वो आपका नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी में आते हैं जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, अब देखिए ये जो कंक्रीट का है ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रैक्टिकली जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें कंक्रीट में कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है ना, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ी बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में होती है। अब समझिए पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, सपोज ये कोई ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक में आप टेंसाइल स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, है ना, जिसे हम पुल कहते हैं, पुल लगा रहे हैं। तो इस पुल को रजिस्ट करने की जो स्ट्रेंथ है उसे हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड इट इज सेड दैट कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में होती है वो बहुत मिनिमम होती है, मतलब वो पुल को रजिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात क्या है, बिल्डिंग को कोई खींचेगा तो है नहीं पकड़ के, है ना। सपोज आपने बीम बनाया, अब बीम को कोई पकड़ के बाहर की तरफ ऐसे पुल तो करेगा नहीं, है ना, कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों देखनी है, क्योंकि पैटर्न ये है कि मतलब जब आप किसी चीज को खींच रहे हो उसकी लेंथ बढ़ रही है, मतलब उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेज आ रही है ना, मतलब उसमें टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब ये किसी दूसरी वजह से भी हो सकता है। देखिए सपोज आपकी ये बीम है ना, अब इस बीम में ये आपकी रिएक्शंस लग रही हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। अब यहां से ये लोड लगा, अब लोड की वजह से क्या होगा, लोड की वजह से ये बेंड होगी आपकी बीम, है ना, और इस बेंडिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, जो अपर सरफेस है वो किस में आ जाएगी, कंप्रेशन में, है ना। और जो नीचे वाली सरफेस है जैसे ही बेंड हो रहा है तो नीचे वाली सरफेस बाहर की तरफ खींचेगी। और ये बिल्कुल सेम पैटर्न है जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था पुल वाला, है ना। पुल में भी क्या होता है, खींच रहा है मेंबर आपका, तो ये आ जाएगी आपकी टेंशन, मतलब आपकी बीम को कोई पकड़ के खींच नहीं रहा है, लेकिन इफेक्ट इसमें वही है लोअर सरफेस में। पूरी बीम में भले ही नहीं आ रहा हो, लेकिन ये जो नीचे वाली सरफेस है इसमें वही इफेक्ट है कि कोई पकड़ के खींच रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है सभी को। सो मतलब कि टेंशन क्रिएट होती है आपकी बीम में, बट कंक्रीट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत वीक होता है ना। इसीलिए हमें इसे रेनफोर्स करने की जरूरत पड़ी, है ना। वो रेनफोर्समेंट स्टील का करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर सपोज इसमें टेंशन नहीं आ रही होती, है ना, तो हमें कंक्रीट को रेनफोर्स करने की जरूरत नहीं थी, हमें उसमें स्टील नहीं लगाना था। लेकिन बिकॉज यहाँ पर आपकी जो नीचे वाली सरफेस है उसमें टेंशन आ रही है, अब भी टेंशन आपका कंक्रीट रेजिस्ट नहीं कर सकता है, तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था कंक्रीट के साथ में जो टेंशन रेजिस्ट करे। सो जो बिल्डिंग का कंप्रेसिव फोर्स है वो कंक्रीट ब्लॉक या कंक्रीट वाला पार्ट रेजिस्ट कर लेता है, और जो आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो आपकी स्टील रेजिस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए अगर टेंशन है तो सबसे ज्यादा इस वाले पार्ट में होगी, सबसे ज्यादा लोअर फाइबर में होगी, है ना। मतलब सपोज कोई लोड आपने लगाया और उसमें लोअर फाइबर फेल हो गया, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि इसके ऊपर वाला फाइबर तो पहले ही फेल हो चुका होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसमें है, बाहर है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसमें है, सॉरी फेल नहीं हो चुका होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस है आपकी आउटर फाइबर में। और आउटर फाइबर सपोज एक एग्जांपल में ऐसे लिख रहा हूँ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कैरी कर सकता है ना, 10 न्यूटन ले सकता है पर एमएम स्क्वायर। आपने 10 न्यूटन लगाया, इससे थोड़ा ज्यादा हुआ 10.01 हुआ या 10.2 सपोज मान लीजिए हुआ, और ये वाला फाइबर फेल कर गया। तो जैसे ही एक्सट्रीम फाइबर फेल कर गया, उसके बाद अगर ये फाइबर लोड ले भी रहा है तो मतलब आपका ब्लॉक तो फेल ही कर गया, है ना। तो हमें स्ट्रेंथ सिर्फ किसमें देखनी है, एक्सट्रीम फाइबर में। तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं सिर्फ एक्सट्रीम फाइबर में, है ना। सो हम ये लिख देते हैं मैक्सिमम टेंसाइल strength, maximum tensile strength reached
इन एक्सट्रीम फाइबर, इन एक्सट्रीम फाइबर, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर। ओके, तो जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी एक्सट्रीम फाइबर में है, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं और डिनोट करते हैं FCR से, वो होती है 0.7 अंडर रूट FCK। ओके, 0.7 अंडर रूट FCK। सपोज M25 है आपका, है ना, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, पुट करिए यहाँ पर 0.7 अंडर रूट 25, दिस इज 0.7 अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो गई 5, और ये वाली वैल्यू आ जाती है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए आपका कंक्रीट का कंप्रेशन कितना ले रहा है, वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले रहा है, और सेम कंक्रीट कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ ले रहा है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले रहा है ना। सो ये भी फिर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, यहाँ पर थ्योरेटिकली लिख लीजिए, थ्योरेटिकली ये वैल्यू है, हम प्रैक्टिकली तो हम 0 ही मानते हैं उसे, है ना। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, गुड फॉर नथिंग, सभी के बेस्ट फ्रेंड किसी काम के नहीं होते, है ना, लेकिन फिर भी लगा तो है पहले बेस्ट। ओके, सो बिल्कुल सिमिलर लॉजिक है। थ्योरेटिकली इसमें होता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन प्रैक्टिकली हमें मतलब नहीं है उसे, हम मानेंगे नहीं कि तुम किसी काम के हो टेंसाइल स्ट्रेंथ में, है ना। तो कंक्रीट बिल्कुल नाकारा निकम्मा है हिंदी जब टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात होती है। ओके, बट थ्योरेटिकल वैल्यू है जो एक्सट्रीम फाइबर कैरी कर रहा है उसका वैल्यू है 0.7 अंडर रूट FCK। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब ड्यूरेबिलिटी क्या है, देखो हमने कंक्रीट बना लिया, अब जिस चीज के लिए बनाया है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, वो हार्ड मटेरियल है स्टोन की तरह, है ना, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो वो सारे काम करना चाहिए इसे, है ना। मतलब जितने टाइम के लिए आपने मेंबर बनाया है कंक्रीट ब्लॉक का, वो उतने टाइम तक स्ट्रेंथ पोजेस करते रहना चाहिए उसे, जिससे हम बोलते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। मतलब क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया, है ना, और फिर उसने तब तो स्ट्रेंथ दिखा दी जब आपने कंक्रीट ब्लॉक बनाया, और उसके बाद वो 1 साल में 1.5 साल में फेल हो गया, है ना। देखिए रिसर्च ये कहती है कि सम थाउजेंड्स, मुझे ठीक से नंबर नहीं याद है, बट जो भी नंबर है वो थाउजेंड्स में है, जितने लोग इंडिया में अभी भी मरते हैं बिल्डिंग फेलियर से, है ना, कि बिल्डिंग फेल कर गई। उसका रीज़न कुछ भी होता है कि डिज़ाइन प्रॉपर नहीं था, या फिर आपका जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है, बट होता है। मतलब बिल्डिंग फेलियर से आपके न्यूज़ सुनते रहते हो, आपके ओवर ब्रिज कोलैप्स कर गया या ब्रिजेस कोलैप्स कर रहे हैं। सो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ आपने ठीक लगाया है तो मटेरियल जो मेंबर आपने जितने भी टाइम के लिए बनाया है उतने टाइम तक वो रहना चाहिए, मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए जितने भी लाइफ स्पैन के लिए आपने वो डिज़ाइन किया। अब ये जो ड्यूरेबिलिटी होती है ये मेनली 2 फैक्टर्स में डिपेंड करती है। एक तो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। इंटरनल फैक्टर्स क्या है कि जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, मतलब जो एग्रीगेट्स यूज किए हैं, जो भी मटेरियल्स एग्रीगेट्स यूज किए हैं, जो सीमेंट यूज किए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये इंटरनल फैक्टर है। जब आपने कंक्रीट बनाया है तो जो भी आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर वो उनकी प्रॉपर्टीज में वो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं तो आपका कंक्रीट ड्यूरेबल होगा। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगर आपने सीमेंट अच्छी क्वालिटी का लगाया है तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी तो जो आपका कंक्रीट है वो ड्यूरेबल होगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल। आपने ब्लॉक बना दिया, अब एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सपोज आपका सी साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन करना है ना, तो वहां की जो ह्यूमिडिटी होगी
है ना, जो उसमें जो आपका इन्वायरमेंट होगा, है ना, उसमें कुछ सॉल्ट होगा हल्का सा, है ना, सो उसकी वजह से आपका कंक्रीट जो भी आपके आउटर सरफेस है उसमें वो जमा होगा। कंक्रीट में तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टील में पड़ता है। सपोज ये आपका कंक्रीट ब्लॉक है और ये आपने रेनफोर्समेंट लगानी है, तो रेनफोर्समेंट हम कुछ पार्ट अंदर लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लियर कवर। इसे हम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप बेसिकली बस इतना समझ लीजिए कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करते हैं या फिर उनको कम करते हैं, है ना। सो रेनफोर्समेंट में आपका आयरन होता है जो मॉइस्चर से वैसे भी उसको प्रॉब्लम है। सो हम कुछ अंदर लगाते हैं ताकि वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनका इम्पैक्ट आपके मटेरियल तक ना पहुंचे, है ना, ताकि हमारी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। बाकी ये क्लियर कवर के बारे में हम जब डिजाइन करेंगे, जब हम बीम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। is modulus of elasticity. ओके, ध्यान से समझिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझने से पहले आप ये समझिए कि इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, आपने कोई लोड लगाया, है ना, और जैसे वो लोड हटाया तो आपका मेंबर या ब्लॉक या चेन या रबर आपका शेप एंड साइज रीगेन कर ले। जिस भी मेंबर पे आपने लोड लगाया है वो अपना शेप एंड साइज रीगेन कर ले। प्रॉपर्टी बाय विच एनी मटेरियल रीगेन इट्स शेप एंड साइज, इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, है। ये होता है हमारा इलास्टिसिटी, है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? आपने कुछ तो लोड लगाया होगा, है ना, सपोज आप रबर को खींच रहे हो, है ना, तो रबर को खींचने में आप कुछ तो लोड लगा रहे हो, पर यूनिट एरिया लगाते हो तो उसे प्रेशर बोल देते हैं, कुछ तो प्रेशर लगा रहे हो इसे खींचने। तो किस पॉइंट के बाद, है ना, कि कितना स्ट्रेस आप लगा रहे हो, ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेस till which material regain its shape and size is known as the modulus of elasticity, है ना। सपोज आप खींच रहे हो ब्लॉक को, मैं इस पेन को खींच रहा हूँ, है ना, मैंने 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर लोड लगाया हुआ है इसमें, और उस लोड के बाद जैसे मैंने लोड बढ़ाया अब वो अपना शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ गया है शेप एंड साइज में, है ना। तो जो 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगा मेरा, वो हो जाएगा मेरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो हमें ये पढ़ना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना है। तो मतलब हम इनडायरेक्टली क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनडायरेक्टली हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो स्ट्रेस कितना है जिसके बाद अगर वो स्ट्रेस हमने हटा लिया तो जो कंक्रीट ब्लॉक है वो अपना शेप एंड साइज रीगेन कर जाएगा, है ना। तो वो वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज 5000 FCK। ये आपका फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। सपोज फिर से सेम एग्जांपल, M25, so 5000 √25, so this would be 5000 into 5 means 25,000 Newton per mm square. So what it represent? It represent कि अगर आपने पर mm square 25,000 न्यूटन का लोड लगाकर हटा लिया है ना, तो आपका जो कंक्रीट ब्लॉक है वो अपना शेप एंड साइज रीगेन कर जाएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जो ये शो करती है कि आपने लोड लगाकर अगर हटा लिया है तो जो भी मटेरियल है वो अपना शेप एंड साइज रीगेन करेगा, है ना। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो स्ट्रेस जो आपने लगाकर हटाया है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जब तक वो शेप एंड साइज रीगेन कर रहा है, नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर देखो, हम टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, सब कुछ इतना आसान तो होगा नहीं। देखिए, हम बिल्डिंग में लोड लगा के हटा तो रहे नहीं, है ना, कि हम घर की छत पे गए और तुरंत कूद गए बाहर, कि लोड लगाया तुरंत हटाना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी एक्सीड कर जाएगी, है ना। बिल्डिंग में तो लोड लगा रहता है ना।
तो जब हमारी कंटिन्यूअस लोडिंग होती है, इसी के आगे मैं बढ़ रहा हूं, जिसको लिखना है वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके, सो जब ये क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे, लोड लगाकर हटा रहे थे, लेकिन बिल्डिंग में तो कंटिन्यूअस लोडिंग है। अगर कंटिन्यूअस लोडिंग है तो उसका एक कंटिन्यूअस लोडिंग का जो इंपैक्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्रीप, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्रीप है मतलब चिपकू है। सो चिपकू मतलब कंटिन्यूअस लोडिंग है, लोडिंग लगती जा रही है ना। सो उस टाइम पर कैसे, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कंटिन्यूअस लोडिंग लगी है, हम घर में जाते हैं फिर बाहर आते हैं, घर में कुछ सामान आता है निकाला जाता है, मतलब लोडिंग है, कुछ टाइम तक है फिर हटा दी गई है ना, मतलब टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ गया है। तो इलास्टिसिटी तो यहाँ पर भी होगी, है ना, बट ये इलास्टिसिटी होगी, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव इलास्टिसिटी, और ये डिपेंड करती है एक फैक्टर पर जिसे हम बोलते हैं थीटा, या फिर इनडायरेक्टली क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट, है ना। और ये क्रीप कोफिशिएंट किस बात पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली टाइम पर, है ना, जितना टाइम तक लोडिंग है, कितने टाइम तक लोडिंग है उसके बाद हटाई गई है, तो किस पर डिपेंड करेगा ये, टाइम पीरियड पर, है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपकी कंटिन्यूअस लोडिंग है, लग रहा है लोड फिर हट रहा है, फिर लग रहा है फिर हट रहा है ना, उसको हम बोलते हैं, उस इफेक्ट को बोलते हैं क्रीप। एग्जांपल में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, सबके घर में वो जो कपड़े टांगने वाली डोर होती है ना, उसको आप बांध दो, आज ही जाके बांध देना, खींच के अपनी पूरी ताकत लगा के सीधा, आप 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद देखोगे जाके वो फिर से झुली हुई है। वो कौन सा इफेक्ट है, क्रीप इफेक्ट है, क्योंकि आपने लोड लगाया हटाया, लोग कंफ्यूज कर दिया उसे, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो इससे उसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज हुई है, और वो जो आपकी लोडिंग है, लगाना हटाना उसका इम्पैक्ट क्या आया कि उसमें क्रीप इफेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही कंक्रीट में भी होता है, लोड लगता है हटता है, हटता है लगता है हटता है, तो जो इफेक्टिव इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है E अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा डिपेंड करता है आपका टाइम पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक टेबल बना के कि टाइम का वैल्यू क्या होता है, टाइम, और ये क्रीप कोफिशिएंट 7 डेज, इसका वैल्यू होता है 2.2 फॉर देन फॉर 28 डेज इसका वैल्यू होता है 1.6, एंड फॉर 1 ईयर इसका वैल्यू होता है 1.1। ओके, इसका वैल्यू कम हो जाता है, मतलब ये यहाँ के बाद फिर कांस्टेंट ही रहता है लगभग, क्योंकि जो इतना है क्रीप इफेक्ट आना था इस टाइम तक आ गया होता है, इसके बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ओके, सो ये है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यहाँ तक हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है वो अब खत्म हो गई है। सो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं सीके और सिग्मा सीके से, जिसको हम लेते हैं 28 डेज में, और जो ब्लॉक होता है वो 150 mm का होता है, एंड जिसके ये कौन सी वैल्यूज है, 5% वैल्यूज इससे कम ही फॉल करनी चाहिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से। अगर आपने 100 ब्लॉक चेक किए हैं तो 95 ब्लॉक की वैल्यूज उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने पढ़ा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, रिप्रेजेंट करते हैं एम से, जो एम होता है मिक्स फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। हमने क्या पढ़ा है, M60 से एबव हाई ग्रेड, देन M25 टू M55, देन M15 टू M10 टू M20, है ना। ये है हाई, ये है मीडियम, और ये है नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ी ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, 2 फैक्टर होते हैं, इंटरनल इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, है ना, बारिश का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर सी वाटर है, या फिर स्नो का लोड है, उससे बिल्डिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। फिर हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ी कि किसी काम का प्रैक्टिकली नहीं है बट थ्योरेटिकली
FCR हम लेते हैं। FCR क्या है? जो थ्योरेटिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ है आपके एक्सट्रीम फाइबर पर, और उसकी वैल्यू होती है 0.7 FCK, है ना। ये बहुत कम होती है, इसीलिए हम प्रैक्टिकली इसे मानते नहीं है कि कोई भी स्ट्रेंथ है। फिर क्या पढ़ा हमने? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का जनरल फॉर्मूला होता है 5000 √FC के। ये क्या है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब लोडिंग होती है और हटा दी जाती है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब होती है तो एक फैक्टर आ जाता है ECE। क्या है? इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, या फिर नेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और इसका फॉर्मूला होता है EC/1 + थीटा। थीटा क्या है? क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट, है ना। और थीटा की वैल्यू क्या होती है? 7 दिन के लिए आपकी 2.2 होती है, देन 28 डेज के लिए 1.6, देन 1 ईयर और द एबव के लिए 1.1। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हमने प्रॉपर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट यहाँ पर पढ़ ली है। अब हम कर देते हैं इसे रेनफोर्स, है ना, क्योंकि अगर रेनफोर्स करोगे नहीं तो आप इससे मेंबर तो बना नहीं पाओगे, है ना। तो हमें इसे रेनफोर्स करना बहुत जरूरी है। जो हमने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेंथ में कि टेंसाइल स्ट्रेंथ M25 की 3.5 आई थी, मतलब बहुत कम है। मतलब हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कोई मटेरियल यूज करना है कंक्रीट में, और वो मटेरियल हम यूज करते हैं स्टील, है ना। जल्दी से हम स्टील के बारे में पढ़ लेते हैं, 10 मिनट और लगेंगे, कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। ओके, स्टील देखिए, यहाँ पर हम स्टील, देखो स्टील का बहुत ज्यादा यूज होता है ना। बिल्डिंग मटेरियल में तो होता ही है, और भी बहुत ज्यादा यूज है। तो मैं RCC के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के कॉन्टेक्स्ट में स्टील का कितना यूज है, हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब स्टील क्या है? स्टील एक एलॉय है, ठीक है, एलॉय ऑफ आयरन। कैसे बनता है? हमने आयरन में कुछ कार्बन मिला दिया है, जिसका परसेंटेज होता है अप टू 2%, है ना। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि इसे हार्ड कर देता है, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और इसका ब्रेकिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। एलॉय कैसे बनाते हैं? हम जो हमारा मेन मटेरियल है, जब मेटल है, उसमें कुछ, हम वैसे तो इम्प्योरिटीज बोलते हैं, यानी कुछ और मिला के उसकी स्ट्रेंथ या प्रॉपर्टीज बढ़ा देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एलॉय बनाना। आयरन में हमने कार्बन मिला दिया, कार्बन का जो परसेंटेज है वो अप टू 2% है, और जिससे वो क्या हो गया? हार्ड हो गया, थोड़ी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, या फिर उसका ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, तो ये बन जाता है हमारा स्टील। देखो स्टील में और भी बहुत कुछ मिलाते हैं, है ना। मैग्नीज मिलाते हैं कुछ अमाउंट में, 1% के अराउंड हम मैग्नीज मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं, और भी बहुत कुछ मिलाते हैं। लेकिन जो मेन है, जो इससे एलॉय बनाता है, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली होता है हार्डनेस से, कार्बन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हार्डनेस पे आता है, तो इसलिए हम मेनली बात करते हैं कार्बन की। बाकी और भी बहुत कुछ मिलाते हैं। तो स्टील क्या है? स्टील इज एन एलॉय ऑफ कार्बन, सॉरी एलॉय ऑफ आयरन, है ना। और वो कैसे बनता है? कार्बन की इम्प्योरिटीज मिलाने से वो होता है अप टू 2% कार्बन हम मिलाते हैं, 1% मैग्नीज होता है, कुछ सल्फर होता है, कुछ फॉस्फोरस भी होता है ना। स्टील और भी कुछ, खैर चलो इतना ही काफी है। तो स्टील क्या हो गया? एलॉय ऑफ आयरन। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी यूज होनी है, जैसे हमने कंक्रीट की पढ़ी थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम सिर्फ वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमें RCC के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आती है इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये हमने पढ़ा था कंक्रीट का भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो हम स्टील का भी पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब देखिए स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आता कैसे है? स्टील एक मेटल है ना। अब मेटल क्या होता है? मेटल आपका ब्रेक नहीं होता है कंक्रीट की तरह। कंक्रीट में तो क्या था कि हमने ये ब्लॉक बनाया, है ना। अब इस ब्लॉक पे लोड लगाया, और तब तक लोड लगाते गए जब तक ये ब्रेक नहीं होता है ना। लेकिन स्टील में ऐसा नहीं है। स्टील में हम कितना भी लोड लगा दें वो ब्रेक नहीं होगा, है ना। ब्रेक क्यों नहीं? वो मुड़ जाएगा,
लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा, उसके फाइबर्स टूटेंगे नहीं, फ्रैक्चर नहीं आएगा उसमें, है ना। आप कोई रॉड ले लो स्टील की, उसको आप तोड़ के दिखाओ, है ना। अगर उसमें कार्बन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, मतलब 2% से बहुत ज्यादा, तो हो सकता है वो ब्रेक कर जाए। बट अगर वो स्टील है, ठीक कंपोजिशन वाला स्टील है, तो वो ब्रेक नहीं होगा, है ना। वो मुड़ जाएगा, है ना, वो पतला हो जाएगा जो, है ना, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। तो अब कैसे निकालेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? अब यहाँ पर होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो स्टील की होती है उससे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, और यील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आपकी इलास्टिसिटी पे। देखो आपने सपोज एक रॉड यहाँ पर लगाई है ना, जिसपे आप चिनअप मारते हो। अगर आप चिनअप मार रहे हो और वो बेंड हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ओरिजिनल पर्पस था उसका वो तो फेल हो गया ना। भले वो ब्रेक नहीं हुई है लेकिन फेलियर तो हो गया है ना। सो इलास्टिसिटी में क्या है, उतना वो लोड जब तक वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में रहता है तब तक हमारा जो स्टील है वो मतलब ठीक से काम कर रहा है। लेकिन अगर वो बेंड भी हो गया है ना, इसका मतलब फेलियर हो गया है, भले ही फ्रैक्चर नहीं हुआ है ना, भले ही स्टील ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन फेल तो कर गया है। मतलब हमने जिस पर्पस के लिए उसे यूज करना था वो पर्पस अब वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है ना। सो यील्ड स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जब तक इलास्टिसिटी फॉलो करता है आपका स्टील, है ना। मतलब कि अगर वो स्ट्रेस आप हटा दो तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा, है ना। इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ ही चुके हो। सो वो मैक्सिमम स्ट्रेस जब तक इलास्टिसिटी आपका फॉलो कर रहा है या फिर इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है आपका स्टील, उस स्ट्रेंथ को, उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो जितनी ज्यादा यील्ड स्ट्रेंथ होगी, मतलब क्या है, सपोज मैंने बोला कि यील्ड स्ट्रेंथ है आपकी 420, है ना, तो इसका मतलब 420 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर आप पर एमएम स्क्वायर 420 न्यूटन तक लोड लगाकर हटा देते हो या लगाए भी रहते हो फिर कभी हटा देते हो, तो तब तक ये अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करता रहेगा आपका स्टील। ओके, इसको डिनोट करते हैं एफ वाई से और सिग्मा वाई से, है ना, ठीक है। एफ स्ट्रेस है, वाई मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, और इसका यूनिट भी होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं मेगा पास्कल। ओके, इसको लिखना है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, अगला हम आते हैं ग्रेड्स ऑफ स्टील। देखो मैंने फिर से बोला है कि मैं सिर्फ वो प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं जो आपकी कंक्रीट के हिसाब से स्टील के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है स्टील की। सपोज मैलिएबिलिटी होती है ना। मैलिएबिलिटी मतलब आप थिन शीट्स में ब्रेक कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपका स्टील थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन डक्टिलिटी होती है, देन वेल्डेबिलिटी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है स्टील की, है ना। बट आपके लिए सिर्फ अभी यील्ड स्ट्रेंथ ही इनफ है, क्योंकि कंक्रीट के लिए सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, सॉरी ग्रेड्स ऑफ स्टील। ओके, अब ग्रेड्स ऑफ स्टील क्या है? जैसे हमने ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पढ़ी थी, यहां पर हम ग्रेड्स ऑफ स्टील पढ़ते हैं। ग्रेड्स ऑफ स्टील मेनली देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये आयरन का बना होता है तो Fe फॉलोड बाय कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जैसे हमारा कंक्रीट में होता था। और यहां पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, सो मेनली दो तरीके की होती है। सबसे पहला माइल्ड स्टील, है ना, ये होती है Fe250, मतलब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? यील्ड स्ट्रेंथ है इसकी 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, है ना। स्टील इतना एडवांस हो गया है कि हम इस स्ट्रेंथ को भी कमी मानते हैं।
तो इसका ड्रॉबैक हो जाता है कि इसकी लो यील्ड स्ट्रेंथ है ना। अब लो यील्ड स्ट्रेंथ है तो हमें कुछ हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाला चाहिए होगा। और ये होते हैं हमारी HYSD बार्स, ठीक है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ, डी मींस डिफॉर्म्ड, डिफॉर्म्ड बार्स, वो जो निशान बने होते हैं जिससे हमारा कंक्रीट और रेनफोर्समेंट यानी स्टील के बीच में ग्रिप अच्छी बनती है, इसलिए हम उसे थोड़ा डिफॉर्म कर देते हैं। अगर वो पूरी प्लेन सरफेस है तो उतना ग्रिप बनता नहीं है ना, तो इसलिए हम उसे डिफॉर्म कर देते हैं ताकि उसका ग्रिप अच्छा बने। और इनका ग्रेड होता है Fe415 एंड Fe500। ओके, अब ये जो Fe500 है इसको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें हम बोलते हैं TMT, जिसे हम बोलते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। इसकी और भी बहुत सारी ग्रेड होती हैं, Fe500D है ना, देन Fe550 और Fe550D ना। बट आपके लिए कंक्रीट के हिसाब से उतना मतलब नहीं है, बस हमें इन दोनों का मतलब है, दैट इज लो यील्ड स्ट्रेंथ बार Fe250 एंड HYSD बार्स। और HYSD बार की ग्रेड क्या होती है Fe415 और TMT बार्स की ग्रेड क्या होती है Fe500, ठीक है। TMT बार्स में और भी बहुत सारी ग्रेड्स होती हैं। ये हो गया हमारा ग्रेड ऑफ स्टील। अब ये किस फॉर्म में हम यूज करते हैं, हम सर्कुलर बार्स की फॉर्म में यूज करते हैं। तो हम एक बार जनरल डाया भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा डायमीटर अवेलेबल होता है और कौन कौन सा डायमीटर हम यूज करते हैं, है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं रेबर्स। रेबर्स का मतलब क्या होता है, रेनफोर्सिंग बार्स, रेनफोर्सिंग बार्स, ओके, रेनफोर्सिंग बार्स। इन जनरली जो डाया होता है इनका, जो नॉमिनल डाया होता है, नॉमिनल का मतलब जो अवेलेबल है, वो होता है 5 mm to 50 mm, ठीक है। बट जो आप यूज करते हो वो यूज करते हो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो होता है 8 mm to 32 mm, है ना। कौन कौन सी बार्स होती है इसमें, 8 mm की होती है, 10 की होती है, 12 की होती है, 16 की होती है, 20, 25 एंड 30। ये है जो बार्स है, जो आप बार्स का डाया यूज करते हैं स्टील के। ओके, सो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन आरसीसी का, कैसे बनता है, कौन कौन से मटेरियल है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब हम डिजाइन करते हैं आरसीसी से तो हमारे पास कौन कौन सी डिजाइन फिलॉसफीज है ना। उन डिजाइन फिलॉसफीज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें से जो सबसे पहली डिजाइन फिलॉसफी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, होपफुली आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।